So मेरे प्यारे बच्चों, let me start with carboxylic acid and its derivatives. ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और उसके रिएक्शंस के बारे में बता दूंगा। 1 मिनट के अंदर चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक, फिर हमें सिर्फ रह जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन जो कि ऑलरेडी डन है। ठीक, उसकी रिवीजन है, यानी कुछ एक रिएक्शन जो पहले कर चुके हैं उसके थ्रू हमने उसको बनाना है, वो ऑलरेडी डन है, but yet for revision sake we'll do, and then we have acidic character of carboxylic acids. That's all we have to do. So सबसे पहले मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। ठीक, बिकॉज यहां से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सहारा मिलेगा। तो जो रिएक्शन हमने पहले कर रखे हैं उसमें एडिशन जो करनी होगी वो यही हो जाएगी। ठीक, देखो बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। Carboxylic acid and its derivatives. See, what do you mean by carboxylic acid and its derivative? Carboxylic acid आप सभी जानते हैं कि हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मान लो मैं इसके इस ग्रुप को OH को रिप्लेस कर देता हूं विद एनी ग्रुप विच इज G, ठीक, so if it is replaced by G, ठीक, you get RC डबल बॉन्ड OG where G is the group। और ये ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है? This G can be Cl, ठीक, this G can be Cl। और अगर ये Cl हुआ तो हमारा डेरिवेटिव बनेगा RCOCl, that is एसाइल हलाइड्स। क्या बन जाएंगे? एसाइल हलाइड्स। इनको एसाइल हलाइड्स बोला जाता है, एसाइल हलाइड्स। सिमिलरली अगर ये G हमारे पास मान लो OC डबल बॉन्ड OR हुआ, ठीक, तो ये हमारे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, इसका OC डबल बॉन्ड OR। सो दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड। ये दूसरे डेरिवेटिव है इसके एनहाइड्राइड, ये दूसरे डेरिवेटिव है इसके एनहाइड्राइड। रही बात एनहाइड्राइड से आगे, अगर ये G हमारे पास OH हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर OR हुआ तो हमारे पास ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। सो दिस इज एस्टर, इसको अपन एस्टर कह देते हैं। यही G अगर NH2 हुआ, यही G अगर NH2 हो गया तो बन जाएगा RCONH2, दैट इज अमाइड NH2, और ये हो गया अमाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हो गए और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो 4 डेरिवेटिव हैं और 5वां कार्बोक्सिलिक एसिड खुद है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि इन सभी में एक कॉमन चीज है बेटे। वो कॉमन चीज क्या है कि हमारे पास CO ग्रुप कॉमन है। ये सभी में RCO ग्रुप बेसिकली कॉमन है देखा जाए तो, ठीक, RCO ग्रुप जो है वो कॉमन है सभी में, ठीक। Along with this, I should say this is the common group. But इस कॉमन ग्रुप में हमारे पास कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। इसलिए श्योर है कि इसकी तरफ जो भी रिएक्शन होगा, ठीक, वो न्यूक्लियोफाइल का होगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि यहां न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं, पर जब न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर जाता है तो हम RCO नेगेटिव NU और यहां पे G बना लेते हैं, ये बन जाता है बेटा।
ठीक, दिस इज एन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं और ये जी गोज आउट एज अ गुड लीविंग ग्रुप, ये एक लीविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाता है और हमारे पास बन जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एम यू न्यूक्लियोफाइल और बाहर जी नेगेटिव निकल जाता है। ठीक, तो ऐसे हुआ क्या, हुआ ये कि दिस जी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव या कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मेन रिएक्शन होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, एसएन रिएक्शंस। और क्योंकि यहां पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था तो हम बोलते हैं एसएन रिएक्शंस ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये रिएक्शन हमारे पास किधर होता है? देखो बेटे, इसमें कार्बोडाइन नहीं बनता, जैसे कि हमने SN में पढ़ा था, SN1 में पढ़ा था। SN1 में कार्बोडाइन बनता था, SN2 में कार्बोडाइन नहीं बनता था। ठीक, यहाँ SN1 SN2 नहीं है, SN रिएक्शन ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा ना। अब हमें यह देखना है कि इसमें रिएक्शन क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर फिनिश करवा रहा हूं मैं। ठीक, मैंने कहा था ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव 1 मिनट में खत्म करवाऊंगा, तो चैप्टर फिनिश करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए क्या करना है कि हमारे पास मान लो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ जी एक ग्रुप है। ठीक, ये जी क्या हो सकता है, ये जी OH भी हो सकता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, Cl हो सकता है साइल हैलाइड हुआ, COOR हुआ तो एल्हाइड्राइड हुआ, OR हुआ तो एस्टर हुआ, NH2 हुआ तो अमाइड हुआ। अब हमने क्या करना है, इसमें हमेशा और हमेशा क्लीवेज यहीं से करनी होती है। ठीक, जब भी इसके एसएन रिएक्शन करेंगे तो क्लीवेज यहीं से करनी होती है और ये पार्ट हमेशा नेगेटिव होता है, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जिस भी चीज को इसका रिएक्ट करवाना है, सबसे पहले तो ये देखना क्या उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या देखना है, क्या उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। नो, एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं? सर ने 50 बार ये क्लास में बताया होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं। कहा कि एसिडिक हाइड्रोजन उनको बोला जाता है बेटे जिनमें हम ये कह लें कि ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन हो या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। तो पहला, सबसे पहला काम इसके रिएक्शन में ये है कि हमें ये देखना है कि क्या जो चीज इसका रिएक्ट करवा रहे हैं उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं। जैसे मान लो इसके साथ वाटर का रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो क्या वाटर में एसिडिक हाइड्रोजन है? ऑब्वियसली है, तो हम एसिडिक हाइड्रोजन यहां लिखेंगे। ठीक, और बाकी पार्ट रिएजेंट का यहां लिखेंगे। सो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाहर निकला GH। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रेपरेशन हो जाती है। कोई भी डेरिवेटिव ले लो, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। इसी तरह से मान लो अगर यहां रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूं अल्कोहल का, बोलो क्या अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन है? ऑब्वियसली है, तो एसिडिक हाइड्रोजन यहां लगाएंगे बेटे और यहां पे हम OR लगाएंगे बच्चे। ठीक, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा OR, दैट इज एस्टर, और बाहर निकला GH। क्योंकि ये एस्टर की फॉर्मेशन होगी इसलिए इसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं और इस रिएक्शन की फुल डिटेल्स वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक, फुल डिटेल्स वी हैव ऑलरेडी डन। पर बेटे अगर शुरुआत में ही यहाँ पे एस्टर होता है, ठीक, हम तो यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, अगर शुरुआत में ही एस्टर हुआ और यहाँ पे भी एस्टर बना तो उसका सिर्फ ग्रुप चेंज होगा, उसको ट्रांस एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। अगर कोई भी एस्टर के अलावा हुआ तो उसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन इफ ऑलरेडी एस्टर इज टेकन, ऑलरेडी एस्टर इज टेकन,
अगर पहले ही हमने एस्टर पे रिएक्शन करवाया, ऑलरेडी एस्टर इज टेकन, सो देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसएस्टेरिफिकेशन। ट्रांसएस्टेरिफिकेशन। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। इसी तरह से मान लो प्राइमरी अमीन का रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो बोलो क्या प्राइमरी अमीन के अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? यस ऑब्वियसली। तो प्राइमरी अमीन में एसिडिक हाइड्रोजन है, हमने H पॉजिटिव यहां लिखा, RNH यहां लिखा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना दिया? हमारे पास प्रोडक्ट बना दिया RC डबल बॉन्ड O के साथ अभी क्या जुड़ा? NHR, और बाहर निकला GH। इसको बोलते हैं N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। क्या बोलते हैं? N नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूटेड, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक है जी, क्लियर बेटे? इसी तरह से मान लो आप इसमें एसिक्लीन का रिएक्शन करवाना चाहते हैं। अब एसिक्लीन के रिएक्शन में हमारे पास H पॉजिटिव यहां होगा और बाकी CH ट्रिपल बॉन्ड C यहां होगा। ठीक, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन हम उसी तरह से शो करेंगे, तो बेटे हमारे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, आगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, और बाहर निकलेगा GH। तो इस तरह से सबसे पहला काम आपका क्या है? ये देखना कि कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो लीविंग ग्रुप के साथ एसिडिक हाइड्रोजन लिखो, बाकी पार्ट को यहां लिखो, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? नो। अगर मान लो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, हो सकता है किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता तो बेटा हम उस ग्रुप का पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। जैसे मान लो इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाना चाहता हूं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgx, उसमें R नेगेटिव होता है, MgX पॉजिटिव होता है। जैसा कि आपको याद होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसमें R नेगेटिव होता है और MgX पॉजिटिव होता है, और इस वजह से बेटे हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड OR, और साथ में निकल जाता है MgXG, यहां कीटोन बन जाता है। हालांकि ये रिएक्शन आगे जाएगा, जैसे कि आपको पता है गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग का रिएक्शन आगे दोबारा जाएगा, आगे कीटोन से आगे चला जाएगा, दोबारा अल्कोहल बनाएगा। ये रिएक्शन तुम कर चुके हो। येट अगर किसी भी चीज में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो बेटा हम पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। जैसे एक सिंपल सी चीज तुम्हें बताता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो सके। मान लो हमें बोला कि हमारे पास इथानॉइल क्लोराइड है, इथानॉइल क्लोराइड है, और इथानॉइल क्लोराइड को हमें बोला डाइमिथाइल कैडमियम से रिएक्ट करवा दो, डाइमिथाइल कैडमियम से रिएक्ट करवा दो। ठीक, अब इथानॉइल क्लोराइड जो है डाइमिथाइल कैडमियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा बच्चे? देखो बेटा इथानॉइल क्लोराइड क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय इथानॉइल क्लोराइड? बेटा इथानॉइल क्लोराइड हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक, और डाइमिथाइल कैडमियम, कैडमियम होता है CD और इसकी वैलेंसी 2, तो डाइमिथाइल होंगे यहां पे लगा हुआ। अब बेटे देखो क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है। तो हमें ये तो पता है ना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज +2 वाला है, और यहाँ -1, यहाँ -1, या हम इसको ऐसे कर ले कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऐसा कर सकते कि नहीं? अब क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी 2 है तो मैंने यहां पर 2 ये लिख दिए हैं, और हमें पता था कि पॉजिटिव पार्ट को किसके साथ निकालना था? विद दिस लीविंग ग्रुप। तो मैंने पॉजिटिव पार्ट को इस लीविंग ग्रुप के साथ निकाल दिया है, और बचा हुआ मेरे पास क्या बना है? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन गया है, और साथ में CdCl2 बन गया है। तो हमने देखा एसिड का डेरिवेटिव था,
लीविंग ग्रुप के साथ पॉजिटिव पार्ट को जोड़ दिया, नेगेटिव को दूसरे पार्ट का जोड़ के प्रोडक्ट बना देते हैं। बोलो ये सिंपल तरीका समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे रिएक्शन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के सारे रिएक्शन हो गए। सिर्फ सबसे पहले आंखें खोल के ये देखना है क्या हमारे कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन रहेंगे। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो लीविंग ग्रुप का एसिडिक हाइड्रोजन और इसका बाकी पार्ट लिख के प्रोडक्ट बना दीजिएगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसका रिएजेंट का पॉजिटिव और लीविंग ग्रुप आपस में जोड़ के बाकी दोनों चीजें आपस में जोड़ के प्रोडक्ट बना दीजिएगा। सो दिस इज हाउ द रिएक्शंस ऑफ यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स आर डन इन नो टाइम। सो चैप्टर फिनिश। सारे रिएक्शन ऐसे ही सिवाय 3 रिएक्शंस के जो मैं तुम्हें अलग से करवाऊंगा अभी। ठीक 3 रिएक्शन, एक HVZ रिएक्शन होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्लेजन कंडेंसेशन होती है वो थोड़ी अलग होती है, और हुन्स-डीकर रिएक्शन आप कर चुके हो वो अलग होता है। ठीक, और रही बात एक और रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन भी यहाँ क्लियर करूंगा। तो 2-4 रिएक्शन छोड़ दो, बाकी सारे रिएक्शन ऐसे ही होने हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बोलो बेटे बात समझ में आ गई कि नहीं आई? So before doing you can say the other reactions in carboxylic acid, पहले हम SN रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की स्पीड को लगाना बहुत ही जरूरी समझेंगे बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इसकी स्पीड बताना विद द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो बेटे ये मैं मिटा दूं, चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हाउ टू गो थ्रू द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक, विदाउट डूइंग एनी हेल्थिंग, बहुत इजी है। ठीक, अब देखो बेटे इसी रिएक्शंस में हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की। ठीक, relative reactivities, relative reactivities, relative reactivities of acid and its derivative। और ये क्वेश्चन पेपर में हजारों बार पूछा गया बेटा, बहुत बार आता है क्वेश्चन पेपर। हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, या फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, या फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एसिड्स, या फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एस्टर, और या फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइन। ये एसिड या उसके डेरिवेटिव्स हैं जिसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें लगाना है। ठीक, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने लगाना है। ठीक, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं इतने पार्ट को कि कौन सा जी होना चाहिए। अब इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाना है। बेटे आपको पता है एसएन रिएक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पे लीविंग ग्रुप एबिलिटी विल बी डिपेंडिंग कि रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो होगा, लीविंग ग्रुप एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इन सभी के लीविंग ग्रुप पहले लिखूं, लीविंग ग्रुप्स कौन कौन से लीविंग ग्रुप इस पे होंगे बेटा? यहां पे लीविंग ग्रुप होगा Cl नेगेटिव, यहां लीविंग ग्रुप होगा RCOO नेगेटिव, यहां लीविंग ग्रुप होगा OH नेगेटिव, यहां लीविंग ग्रुप होगा RO नेगेटिव, और यहां लीविंग ग्रुप होगा NH2 नेगेटिव। अब हमें ये देखना कि इसमें से बेटर लीविंग ग्रुप कौन है। बेटे याद होगा आपको लीविंग ग्रुप एबिलिटी सर ने करवाई थी अल्काइल हैलाइड एनाइल हैलाइड। आपको बोला था जो जितना ज्यादा बेसिक होता है उतना बैड लीविंग ग्रुप होता है। ठीक, मोर बेसिक इज बैड लीविंग ग्रुप। जितना बेसिक ज्यादा उतना लीविंग ग्रुप वीक होता है, बैड होता है। और बेसिक कैरेक्टर देखने के लिए हमें पहले इसके एसिड्स बनाने होते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं इसके एसिड बनाऊं
तो इसके एसिड क्या बनेंगे बेटा? हम एसिड कैसे बनाते हैं किसी भी बेस का? हम उसमें H ऐड कर देते हैं, तो यहां बन गया HCl, यहां बन गया RCO, O के साथ H, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां H2O, OH के साथ H लगेगा तो वाटर, यहां ROH एल्कोहल, और यहां NH3 अमोनिया। H ऐड करके इसके एसिड बना दिए। अब हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एंड वीकर इज द बेस। मेरा काम है बेसिक कैरेक्टर देखना, तो पहले स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर इज द बेस। तो हमें पता है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आफ्टरवर्ड वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आफ्टर we have water, then we have alcohols, then we have amines. So this is the order of acidic character. अगर ये एसिडिक कैरेक्टर है तो स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर इज द बेस। तो अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, बेसिक कैरेक्टर इससे बिल्कुल उल्टा रहेगा। Cl नेगेटिव इज अ वीकर बेस देन RCOO नेगेटिव which is weaker base than OH negative which is weaker base than OR negative which is weaker base than NH2 negative. Am I clear or not? अब जितना बेसिक कैरेक्टर कम होता है उतना फ्यूगैसिटी, लीविंग ग्रुपेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर फ्यूगैसिटी की बात करें तो व्हाट इज फ्यूगैसिटी बच्चों? फ्यूगैसिटी क्या बताई थी सर ने? फ्यूगैसिटी होती है लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो लीविंग ग्रुपेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? सो लीविंग ग्रुपेबिलिटी हो गई Cl नेगेटिव की सबसे ज्यादा, then that of ROO negative, then that of OH negative, and then that of OR negative, and then that of NH2 negative. तो ये लीविंग ग्रुप एबिलिटी इस ऑर्डर में आ जाती है। अब स्ट्रॉन्गर इज द लीविंग ग्रुप, more easily reaction will take place, and therefore relative रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा इस हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप क्लोराइड, इसलिए सबसे रिएक्टिव RCOCl। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ गया ये वाला लीविंग ग्रुप, तो दूसरे नंबर पे आ गया एनहाइड्राइड। ठीक, एनहाइड्राइड RCOO C डबल बॉन्ड OR, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स खुद, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एस्टर्स, और एस्टर के बाद अमाइड्स। ये ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी का। ठीक, बोलो बेटे बात समझ में आई रिएक्टिविटी की नहीं? जल्दी बोलो जल्दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है। अब बेटे इस पे सब्जेक्टिवली एक क्वेश्चन देखिएगा। सब्जेक्टिवली हमारे को इसमें दो क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे एसाइल हलाइड्स आर मोस्ट reactive and amides are least reactive derivatives of acids. Explain. तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस क्वेश्चन को? ऑब्वियसली आप सिर्फ ये बताएंगे कि एसाइल हैलाइड में Cl इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि इसका एसिड HCl विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बेस इज वेरी वीक इज अ स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप, इसलिए बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप की वजह से एसाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और वेयरएज अमाइड में लीविंग ग्रुप इज NH2 which is a very strong base and its acid is very weak, so it's a very strong base is a bad leaving group, and because it is a bad leaving group तो obviously इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी,
बोलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा देखें, दूसरा क्वेश्चन बोल सकते हैं कि एसाइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एसाइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव yet anhydrides are better acylating agents. ठीक, ये अगला क्वेश्चन, जैसे बेटा आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करवाई थी, तो मैंने उसमें भी बताया था कि एनहाइड्राइड्स बेटर एसाइलेटिंग एजेंट होते देन एसाइलाइड्स। हालांकि एसाइलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, फिर एनहाइड्राइड्स बेटर एसाइलेटिंग एजेंट क्यों होते? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल ओवर हियर बेटे। एसाइलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव, यही तो प्रॉब्लम है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से रिएक्शंस कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल्ड। तो आप बोलेंगे एसाइलाइड आर हाईली रिएक्टिव, reactions cannot be controlled easily, whereas anhydride के reaction can be easily controlled, इसलिए एनहाइड्राइड्स आर बेटर एसाइलेटिंग एजेंट्स। ठीक, हम ये बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि एसाइलाइड बहुत रिएक्टिव है, हमने मान लिया कि एसाइलाइड बहुत रिएक्टिव, पर एसाइलाइड बहुत रिएक्टिव है, यही तो प्रॉब्लम है। उससे एक्सप्लोजन हो सकते हैं और वो इजीली कंट्रोल नहीं होता रिएक्शन, इसलिए हम एसाइलेशन अगर करना चाहेंगे तो हम एनहाइड्राइड से करते हैं, क्योंकि वो इजीली कंट्रोल्ड रहते हैं, उनका रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए वो इजीली कंट्रोल होते हैं। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? समझ में आई बात कि नहीं? यस और नो? तो ये दो क्वेश्चन जो है, और तीसरा कंपटीशन में जो ऑर्डर है ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, दो क्वेश्चन पता होने चाहिए। एक और चीज जो यहां पे डिस्कस करूंगा, आप फटाफट इसको लिख ले पहले, लिख लिया बेटे? सर जी बेटे। सब सर आप एसाइलाइड्स का एक बार बता सकते हैं फिर से उसकी रिएक्टिविटी? एसाइलाइड की रिएक्टिविटी इज वेरी वेरी, you can say fast. एसाइलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि उसका Cl इज अ वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप, बहुत आसानी से लीव करेगा, तो बहुत रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? ओके सर। और एनहाइड्राइड के रिएक्शन जो होते हैं दे आर समवट स्लो, और उनके रिएक्शंस को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। रिएक्शंस आर समवट स्लो, तो उनके रिएक्शंस को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए एसाइलाइड्स आर बेटर एसाइलेटिंग एजेंट्स। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। इसको मिटा दूं जी? ओके, नेक्स्ट बात जो यहां पे हमें देखनी है, इसी को लेके, ठीक, इनको लेके, जो डेरिवेटिव्स हैं इनको लेके, वो इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी थोड़ा मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो हम कैसे लगाएंगे इसमें। देखो बेटे, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। वो यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, इवन यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, और रही बात, अगर मैं अमाइड की बात करता हूं तो अमाइड में बेटे हमारे पास कितने जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, ध्यान देंगे। अमाइड में भी यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है। सो देयर आर 4 साइट्स इन अमाइड्स जहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 साइट्स हैं जहां से आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, बाकी में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे नहीं। ठीक, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर हम यहां देखेंगे, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमाइड्स का रहता है। अमाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है,
ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर एक्सटेंट, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट ज्यादा होने की वजह से अमाइड सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। देखो बेटा, उसके बाद भले ही बॉइलिंग पॉइंट यहां ज्यादा है, भले यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, नो डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटे एक और खास बात क्या है, एनहाइड्राइड जो होते हैं ये दो एसिड्स को जोड़ करके उसमें से वाटर निकालो तब एनहाइड्राइड बनते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब ही है ना, दो एसिड्स को जोड़ के वाटर निकाल दो, वाटर निकालने के बाद जो बचेगा उसी को एनहाइड्राइड बोलेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है देन दैट ऑफ इट्स एसिड, अपने एसिड के मुकाबले इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से इसकी वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती हैं। तो अगर कार्बन का नंबर सेम रहता है तो दूसरे नंबर पे एनहाइड्राइड्स का, हमारे पास एनहाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, भले इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास, लार्ज मॉलिक्यूल, very high or more van der Waals forces, van der Waals forces, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद एसिड आ जाते हैं अगेन से, बिकॉज एसिड्स में आपस में क्या होते हैं बेटे, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। एनहाइड्राइड का मास उसके मुकाबले ऑलमोस्ट डबल तक होता है, 18 मास कम कर दो डबल करके वो आता है, तो काफी ज्यादा मास होने की वजह से वैन डर वाल फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसलिए एनहाइड्राइड जो होता है उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है देन एसिड्स। और एसिड्स के बाद फिर हमारे पास एस्टर्स और एसाइल हाइड्राइड्स, एसाइल हाइड्राइड्स बीइंग मोर पोलर, तो एसाइल हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट एस्टर्स का होता है आउट ऑफ देम, ठीक, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मोर पोलैरिटी, मोर पोलर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहना है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। अमाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ड्यू टू हाई एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादा जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। फिर एनहाइड्राइड का ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर मास, मोर वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, then that of carboxylic acid due to again hydrogen bonding, and then acyl halide because they're quite polar, and then esters. Got it or not? jaldi bole yes or no. So मेरे प्यारे बच्चों, ये था कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का चैप्टर, ठीक, सारा का सारा। इसमें आपकी रिएक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके रिएक्शन सारे एक जैसे ही हैं, वो सारे आपको बताए हैं मैंने, ठीक। चलिए अब हम अलग से बात करेंगे उन रिएक्शंस की, जो रिएक्शन अभी जो हमने एक शॉर्टकट किया उसमें नहीं आए, जो एसएन रिएक्शन नहीं है, ठीक, वो थोड़े से करते हैं, ठीक, जो इस चैप्टर को फिनिश ऑफ कर दे, ताकि ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाए और हमें बिल्कुल भी टेंशन ना रहे कि इस चैप्टर में कोई और चीज भी बची है। ठीक, अब है some other reactions of carboxylic acid other than SN reactions, ठीक, other reactions of carboxylic acids, carboxylic acids other than SN reactions, SN रिएक्शन को छोड़ के और कौन से रिएक्शन हमें इसमें देखने होंगे, ठीक। सी, सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं हेल वुलहार्ड, हेल वुलहार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, आई एम सॉरी,
हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। बेटा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है HVZ रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। बेटा ये उन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक acids having अल्फा हाइड्रोजन। जिन कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ वही HVZ रिएक्शन देते हैं, नहीं तो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन ही अल्फा हाइड्रोजन का है। अल्फा हाइड्रोजन क्या हुआ? CH3 C double bond OH. So obviously this is alpha carbon and this is alpha hydrogen. तो ये HVZ रिएक्शन देंगे। बेटे इसमें हमारा रिएक्शन होता है रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन की प्रेजेंस में। रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम करते हैं। क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। देखो बेटा क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस जब भी लिखा हुआ हो, आपने सिंपली यहां का अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करवा देना है और बना देना CH2Cl C डबल बॉन्ड OOH, यानी अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया? अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बन गया बच्चे। ठीक, तो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड जो है ये कैसे बना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक, पर बनता कैसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ये हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है। बेटे अगर आप ब्रोमीन होगी तो ब्रोमिनेशन करना, क्लोरीन होगी क्लोरीनेशन करना। पर ये रिएक्शन आगे भी जा सकता है और जब तक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए ये चल सकता है। अब यहां से दूसरा अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो यहां 2 Cl आ गए, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब अभी भी एक H बाकी है, तो फॉस्फोरस एंड क्लोरीन की प्रेजेंस में वो एक H भी रिप्लेस हो सकता है। सो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बन सकता है बच्चों। सो जितना बड़ा नाम था उतना ही छोटा रिएक्शन है ना? सिंपल, इतना बड़ा नाम लेकिन क्या सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करना है। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बोला करो, टाइम मत लगाया करो। ओके, इट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है, लेकिन इसमें बात ये रिएक्शन होता कैसे? ठीक, हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस एंड व्हाट इज द फंक्शन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस? फंक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस। मैं रेड फॉस्फोरस क्यों डालूं, क्या फंक्शन है इसका? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। जब तक इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें अल्फा हाइड्रोजन का भी नहीं पता चलेगा कि क्यों चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, और साथ ही साथ हमें ये भी नहीं पता चलेगा रेड फॉस्फोरस का फंक्शन क्या है। उसके लिए बेटे हमें मैकेनिज्म को एक बार ध्यान देना होगा एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है मैकेनिज्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहली बात है कि P प्लस Cl2 या Br2 ये आपस में रिएक्ट करके PCl3 देगा। जैसा कि आपको पता ही है, इधर अगर P4 की तरह एग्जिस्ट करता हो, ठीक, तो यहां पे हमारे को 6 लिखना होगा, PCl3 बनता है। अब याद करो PCl3 के रिएक्शन क्या थे? PCl3 या फिर इसकी जगह पे PCl5 बन जाए, PBr5 तो नहीं बनता। PCl5 के रिएक्शन क्या थे? लड्डू है नहीं केतु, कुछ याद नहीं रहता है आपको। ठीक, PCl5 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है यार, वो P2O5 होता है या POCl3 होता है। PCl5 जो होता है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और इसका बाय प्रोडक्ट हमेशा POCl3 एंड HCl होता है अगर एसिडिक हाइड्रोजन हो। ठीक, तो हमारे पास
यहां पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH जो है इसके ऊपर रिएक्शन करवाएंगे किसका, PCl3 का या PCl5 का, एक ही बात है, रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम रहना है। सो दिस विल चेंज इनटू CH2 और rather CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है जी। अब ध्यान देना, ये Cl लगने से क्या हुआ, क्या मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे शो कर सकता हूं? देखो जब फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं इट इंक्रीजेस इनोलाइजेशन, इट इंक्रीजेस इनोलाइजेशन, ये इनोलाइजेशन को इंक्रीज करता है। रेड फास्फोरस इनोलाइजेशन को इंक्रीज करने में मदद करता है। कैसे? ये एसाइल हैलाइड बनाता है। अब एसाइल हैलाइड बनाएगा, आपको पता है क्लोरीन का माइनस आई इज डोमिनेंट ओवर इट्स प्लस आर, है कि नहीं? हैलोजन का माइनस आई इज डोमिनेंट ओवर प्लस आर ना, उस वजह से क्लोरीन भी यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, और ये तो खींच ही रहा होगा, ये तो खींच ही रहा होगा। उसकी वजह से इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अगर यहां पे ये ना लगा होता, मान लो क्लोरीन नहीं लगाते, OH रहने देते, तो OH का प्लस आर होता, प्लस आर डोमिनेंट होता, तो वो यहां इलेक्ट्रॉन दे देता, इलेक्ट्रॉन देने से इसका पॉजिटिव चार्ज लेस हो जाता। अगर पॉजिटिव चार्ज लेस होता तो क्या ये अल्फा हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देता? हाइपर कॉन्जुगेशन होती, कम होती। लेकिन अभी क्या हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके माइनस आई की वजह से बढ़ गया, तो यहां वाले अल्फा हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए होंगे और इनोलाइजेशन की होगी, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे और ये H यहां से यहां शिफ्ट हो गया होगा, यानी यहां पे टॉटोमेरिज्म हो गया होगा, इनोलाइजेशन। और इनोलाइजेशन में यहां CH2 डबल बॉन्ड CHOH Cl बन गया। ठीक, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां है डबल बॉन्ड, और ये वाला H यहां शिफ्ट हो गया, तो इनोलाइजेशन हो गई। जैसे डबल बॉन्ड बना, हमारे पास यहां Cl2 लिया गया ना, एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है, तो Cl2 इस डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा। जैसे Cl2 इस डबल बॉन्ड में ऐड होगा, CH2Cl CHCl, यहां पे OH, यहां Cl, ये बन गया। अब क्योंकि Cl इज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो H और Cl यहां से बाहर निकलेगा। ठीक, क्योंकि Cl इज अ गुड लीविंग ग्रुप, and product thus formed is CH2Cl C double bond O Cl। आप देखो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया कि नहीं हो गया? टेल मी, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया कि नहीं हो गया? सो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो कि हमारे पास था, इसकी हाइड्रोलिसिस अगेन से हो जाएगी, ये HCl निकल के यहां बन जाएगा CH2Cl C डबल बॉन्ड O OH, और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, which is again ready for same reaction। ठीक, और यहां अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ऐसे दूसरा दूसरा तीसरा दूसरा सो एंड फोर्थ। ठीक है जी। पर मेजर बात क्या थी कि ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास यहां पे क्लोरीन जुड़ा, और क्लोरीन जुड़ने से क्या हुआ, इसका माइनस आई इफेक्ट आया। माइनस आई इफेक्ट आने से क्या हुआ कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से हाइपर कॉन्जुगेशन के चांस ज्यादा हुए, इनोलाइजेशन बढ़ गई। तो रेड फास्फोरस ने PCl3 बनाया, ठीक, जिससे इनोलाइजेशन बढ़ गई और जिससे हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड आना इजी हो गया। मान लो रेड फास्फोरस नहीं लगाते, इनोलाइजेशन तब भी होती। ठीक, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH, अब इस पे सिंपली क्लोरीन का रिएक्शन करवा देते, बेटा इनोलाइजेशन तो तब भी होती, लेकिन उसके चांसेस बहुत 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 कम हो जाते बेटा जी। The chances will be very less और reaction will be very 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 slow। क्यों? क्योंकि इसका प्लस R इफेक्ट होता,
प्लस आर रिलीजिंग होता, जिससे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होता, तो यहाँ इनोलाइजेशन कम होती। क्लोरीन लगाने से इनोलाइजेशन ज्यादा हो गई। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस? इट फॉर्म्स PCl3, PCl5 or PBr3, which forms acyl halide and that increases enolization, जिससे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करवाना इजी हो गया। बोलो फंक्शन समझ में आया भाई? मैकेनिज्म समझ में आ गया सभी बच्चों को? जल्दी बोलने का। अब देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास ये था, अब इसके ऊपर या तो मैं P+Cl2 लगा दूं और या सीधे ही PCl3 लगा देता या PCl5 लगा देता। क्या इन दो रिएक्शन में फर्क होता? यस डेफिनेटली। ये जो रिएक्शन होता ये सिंपली HVZ होता और हम इसका प्रोडक्ट बनाते CH2Cl COOH। हाँ, हम और क्लोरीन भी रिप्लेस कर सकते थे एंड लास्टली हम यहां तक जा सकते थे, यहां तक जा सकते हैं, बस ये बनाएगा पहले स्टेप। अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट ये होगा। इसका रीजन क्या है? देखो रीजन ये है, यहां क्लोरीन अवेलेबल है जो कि डबल बॉन्ड में ऐड हो सकती है, और अगर सीधे ही PCl5 लगाया होता तो क्या क्लोरीन अवेलेबल होता? और अगर क्लोरीन अवेलेबल नहीं होता तो क्या यहां ऐड होता? तो इन दो रिएक्शन में फर्क देख लो। अगर फास्फोरस और क्लोरीन लिखा है, मैकेनिज्म भले ही वैसे जा रहा है लेकिन वो HVZ है। अगर PCl5 या PCl3 या PBr3 लिखा है तो हम एसाइल हैलाइड तक रोक देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड में हैलोजन के रिप्लेस होने का चांस या एडिशन का चांस नहीं होगा। उसके लिए हमें हैलोजन अलग से चाहिए। बोलो फर्क समझ में आया क्यों HVZ अलग से किया गया? So this was HVZ reaction, Helmholtz-Zelinsky reaction. Clear? उम्मीद करता हूं हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलिंस्की रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का और रिएक्शन करेंगे हम, ठीक, जो एसएन नहीं है, ठीक, और हम +1 में वो कर चुके हैं। पहले लिख लिया है तो मैं मिटा देता हूं, जल्दी बोलो लिख लिया है तो वेरी वेल। ओके, अब देखो एक और रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एसएन नहीं है, ठीक, ऐसा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कि एसएन रिएक्शन नहीं है। And these are important reactions now. अब हम बात करेंगे बेटा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, now what do you mean by decarboxylation? बेटा नाम ही क्लियर कर रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन इसका मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस मींस डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, डीकार्बोक्सिलेशन दो तरीके की होती है, ठीक, +1 में किए हो मेरे साथ, ठीक, और बहुत डिटेल में करवाई थी मैंने ये। सबसे पहले हमारे पास इसमें आती है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक, और दूसरा होता है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन में कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस,
ये दो तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, इधर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। पहले मैं यहां ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो उसको डायरेक्टली भी हीट किया जाए तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन। बट ये रिएक्शन काफी एक्सप्लोसिव होने से ठीक डीकार्बोक्सिलेशन तो हो जाती है, रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। सो सी से सी बॉन्ड टूट जाते हैं, सी से एच बॉन्ड टूट जाते हैं, नो मीनिंगफुल प्रोडक्ट इज देयर, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बन के रह जाता है, कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं रहता है, ठीक। इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन हम डायरेक्ट हीटिंग से नहीं करते, ठीक, क्योंकि इससे कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो हम उसको इनडायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की डिटेल पढ़ेंगे। देखो जी, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जो है उसमें सबसे पहली बात कि सोडा लाइम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोडा लाइम, ठीक। सोडा लाइम का मतलब क्या होता है, क्या कोई बच्चा मेरे को बता सकता है व्हाट इज सोडा लाइम? एनीबॉडी ऑफ यू कैन यू टेल मी व्हाट इज सोडा लाइम? यस, शाबाश, बिल्कुल सही बेटा। सोडा लाइम होता है NaOH एंड सोडा लाइम होता है NaOH एंड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, निकालने के लिए हम यूज करते हैं सोडा लाइम, ठीक, दैट इज NaOH एंड CaO। एंड माइंड, NaOH एंड CaO की जो रेशियो होती है बेटा, ये 3:1 होती है, 3:1, 3 पार्ट ऑफ सोडा एंड Na 1 पार्ट ऑफ लाइम। इसमें बेटे हम लोग यूज करते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है जी, और हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली उसका सॉल्ट बना लेते हैं। वैसे भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया तो मान लो जैसे RCOOH है, ठीक, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक, ऐसा है कुछ। तो जब मैं इसमें NaOH डालूंगा, सोडा लाइम डालूंगा, तो ये एसिड है, ये बेस है, ये तो रिएक्ट करेंगे ही, तो हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा RCH2COOH। सर CH2 जबरदस्ती क्यों लिखा बेटा? आगे बताऊंगा आपको, ये RCOH लिखते तब भी चलता, ठीक। अब यहां पे हमारा इसका सॉल्ट बन चुका है लाइक दिस, ठीक है जी। इसके ऊपर ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, इसके ऊपर हमने सोडा लाइम डाला, ठीक, इसके ऊपर हमने सोडा लाइम डाला, और जिसकी की रेशो क्या रहेगी बेटा, 1 पार्ट ऑफ द सॉल्ट एंड 4 पार्ट ऑफ सोडा लाइम। वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज, ठीक। शॉर्टकट तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। शॉर्टकट है तो सीधे इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देने का, सोडियम निकाल देने का, और बनाने का क्या, RCH2 RCH3, यानी सिंपली इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के प्रोडक्ट बना देने का। लेकिन होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हमें समझनी इसमें जरूरी है। देखो बेटा, इसका मैकेनिज्म समझिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। मैकेनिज्म समझिएगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का। जैसे ये सॉल्ट बना तो RCH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na1 पॉजिटिव बन जाएगा, ये टूटेगा तो ऐसे बनेगा। अब देखो बेटा, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, तो हालांकि ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिड है और NaOH एक बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, NaOH एक बेस है। तो जैसे ये बेस होगा बेटे, जैसे ये बेस होगा, बेस इस एसिड को बाहर निकालेगा, और एसिड को बाहर निकाल के
हमारे पास बन जाएगा RCH2 नेगेटिव, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां बना कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस NaOH, और बेटा यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो होगा एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, और यहां बनेगा कार्बो अनायन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द रिएक्शन मूव्स थ्रू कार्बो अनायन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। ठीक, अब कार्बो अनायन जो है वो यहां से जो वाटर आ रहा था उससे H ले लेगा, RCH3, और बाहर OH नेगेटिव, जो कि पहले शुरुआत में इसको रिएक्ट करता है यहां पर। ठीक, ऐसे एल्केन बन जाता है। बट इस पूरे रिएक्शन में खास बात यह है कि दिस रिएक्शन मूव्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बो अनायन। बोलो बेटे, मैकेनिज्म समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट readily decarboxylated। ठीक, किसको सबसे रेडिली डीकार्बोक्सिलेट किया जा सकता है? हमारे पास बोल दिया गया CH3 CH NO2 CH2 COOH। ठीक, बी है बेटे हमारे पास CH3 CHCl CH2 COOH। सी है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, और डी दे दिया बेटे CH3 CH3H CH2 COOH। ठीक है जी। Now how to do this question? Very simple है, आप यहां से इसको निकालो, इसको, और कार्बन आयन बना दो, क्योंकि रिएक्शन इज मूविंग थ्रू कार्बन आयन। तो यहां कार्बन आयन जो बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH NO2 CH2 नेगेटिव। इसका कार्बन आयन कैसे बनेगा यहां से निकालने के बाद? CH3 CHCl CH2 नेगेटिव। इसका कार्बन आयन कैसे बनेगा इसको निकालने के बाद? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, और इसको निकालने के बाद कार्बन आयन क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH2 negative. Now, anions are stabilized by withdrawing groups, isn't it? Anions are stabilized by withdrawing group, isn't it? तो देखो बेटे, सिंपल बात यह है कि यहां पे ये अनायन रेजोनेंस में है कि नहीं? जबकि बाकी जगह रेजोनेंस नहीं है। यहां इसका -I है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये अनायन भी काफी स्टेबल है, ये डीकार्बोक्सिलेशन भी रेडिली होगी। यहां पे इसका -I है लेकिन मॉडरेट है, ठीक, तो ये थोड़ी स्लो होगी। यहां रेजोनेंस है, ठीक, वो सबसे फास्ट होगी, और यहां +I है जो कि रिलीजिंग है, ठीक, तो वो सबसे कम होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया सी, क्योंकि जो कार्बन आयन बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए सबसे आसानी से बनेगा। बोलो क्लियर? अगर इसमें ऑर्डर लगाना होता तो ऑर्डर में सी सबसे पहले होता, उसके बाद कौन सा होता? ए, उसके बाद कौन सा होता? बी, और सबसे लास्ट कौन सा होता? डी। यानी हम यहां ये लिख सकते थे कि विड्रॉइंग ग्रुप्स increases the ease of decarboxylation। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली ये था
कि विड्रॉइंग ग्रुप्स increases the ease of decarboxylation. डीकार्बोक्सिलेशन की जो ईज है वो विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करवाते हैं। जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे डीकार्बोक्सिलेशन की उतनी ज्यादा ईज होगी। बेटे समझ में आया? पर ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडा लाइम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडा लाइम? NaOH एंड CaO दोनों का, सोडा लाइम का क्या फंक्शन है? तो आप में से कोई बताएगा मेरे को क्या फंक्शन है इसमें? देखो बेटा 99% लोग बोलेंगे कि ये रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। रॉन्ग। इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन को थोड़ा डिक्रीज करता है बेटा ये। इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। समझ में आई बात? व्हाई इट डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन? बेटे अदरवाइज हमारे पास कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं बनता था। हमने इसको डाल के इसकी स्पीड को थोड़ा सा डिक्रीज किया, ठीक, ताकि ये रिएक्शन थोड़ा हल्का सा स्लो कंट्रोल में आ जाए और मीनिंगफुल प्रोडक्ट बने। लोग इसका उल्टा ही लिखवाते हैं कि इट डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CaO? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइम CaO? NaOH तो सारी जगह यूज हुआ, लेकिन CaO का क्या फंक्शन है? दो फंक्शन है, ठीक। पहला फंक्शन, इट कीप्स NaOH perfectly dry and porous, perfectly dry and porous, ताकि ये आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। समझ में आई बात? अगर ये कहीं मान लो जो वाटर बन रहा है वो NaOH को क्या करेगा? तोड़ देगा भाई। स्ट्रॉन्ग बेसिस वाटर में टूट जाते हैं, तो फिर तोड़ेगा तो इतनी आसानी से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसको परफेक्टली ड्राई रखना होता है, तो उसका काम ये है। ये दूसरा, इट increases boiling point of mixture so that more and more carbon dioxide can be evolved. मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आसानी से इवॉल्व हो जाए, तो मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है ताकि रिएक्शन काफी टाइम तक चले, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके। क्लियर? फिर आएगा इसमें CaO और इसका आपस में रेशो क्या होता है। तो इसका रेशो मैंने बताया, NaOH 3 टाइम्स CaO 1 टाइम। फिर सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम का रेशो क्या होता है? हमने इसमें लिया 1:4, 1 पार्ट एसिड 4 पार्ट सोडा लाइम, ठीक है। और फिर इसका मैकेनिज्म किसके थ्रू चलता है? कार्बो अनाइन के थ्रू। कौन इजीली डीकार्बोक्सिलेट होता है? जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं। उम्मीद करता हूं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का एक एक पार्ट क्लियर हो गया। मोर ओवर यहाँ पे एक कार्बन कम करके हमारे पास क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्केन। एक कार्बन कम करके, इसलिए दिस इज यूज्ड in descent of a series. Now what the hell is descent of series? क्या मतलब होता है descent of series का? बेटा descent of series का मतलब है कि आपके पास कार्बन नंबर को कम कर देना, ठीक। तो ये कन्वर्जन में कार्बन नंबर कम करने के लिए यूज होता है, डिसेंट ऑफ सीरीज में यूज होता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलना है सब। थैंक यू।
वेरी नाइस। आगे चलते हैं, दूसरी डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे। ठीक, दूसरी डी कार्बोक्सिलेशन हमारे पास कौन सी होती बेटा? कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हम दूसरी डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे जिसको हम कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस कहा करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, when you talk about कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस करंट डाल के तोड़ने को बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं? करंट डाल के तोड़ना, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? देखो बेटे, इन कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट वी डू इज, हम यहां पे पहली बात एसिड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसोशिएट नहीं होंगे, तो फिर करंट कैसे पास होगा? ठीक, तो हमें यहाँ सॉल्ट लेने होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे RCOONA ले लिया, और ऑब्वियसली वाटर में लेना होगा तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो ये टूटेगा RCOO नेगेटिव एंड Na1 पॉजिटिव में। ठीक, और जो वाटर होगा दैट विल ब्रेक अप इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है जी, नो इलेक्ट्रोलिसिस आपने करी हुई है। एट एनोड, एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव, उस पे आने अनायन, अनायन है दो, एक ये एक ये। याद करो मैंने आपको बताया था वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इसके डिसोसिएशन के लिए हमें ओवर पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज देना पड़ता है, और इस वजह से RCOO नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो जाता है। तो प्रेफरेबली एनोड पे आएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वाटर नीड्स ओवर पोटेंशियल, वाटर नीड्स ओवर पोटेंशियल, याद करो। ठीक, अब देखो बेटे, ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, लेकिन 1 नेगेटिव का मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 नेगेटिव कैसे 7 हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बोलो यस और नो। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ये जो नेगेटिव है, ठीक, एनोड पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज होने से आप बचे कितने? 1 2 3 4 5 और 6 बचे, है ना बेटी जी? अब देखो बेसिक बात ये है, दिस इज अ पेयर, दिस इज ऑल्सो अ पेयर, दिस इज ऑल्सो अ पेयर, बट दिस इज अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, अनस्टेबल। और यहां कार्बन से कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ पेयरअप करवा लेगा। अगर इसने अपने आप पेयर करवा लिया तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटा तो हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया, और यहां क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि मीडियम बेसिक भी है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की इवोल्यूशन बहुत इजी भी होगी। अब ये जो फ्री रेडिकल है,
ये आपस में जुड़ेंगे बेटा, और हमारे पास R से R फ्री रेडिकल बन जाए, R से R एल्केन बन जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको 2 लिखा, यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा, ठीक, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आपस में जुड़ेंगे और ये बनाएंगे। तो नेट रिएक्शन एट एनोड क्या हुआ? 2RCOO नेगेटिव गिविंग अस R2R प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो एनोड का रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? वेरी सिंपल। एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस 7 में से आपके पास एक चला गया, 6 बच गए। एक इलेक्ट्रॉन यहां रह गया था जो अनपेड ऑड था, उसने कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ पेयर कर लिया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड टूट गया, ऐसे R फ्री रेडिकल बन गए। ये R फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे और R से R एल्केन बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ। बोलो स्वाति, अभी समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नाउ एट कैथोड। कैथोड पे हमेशा हमें पता है कौन आते हैं? कैथोड पे कौन आते हैं? कटायंस। कटायन फिर से 2 हैं। और थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करो कि हालांकि वाटर के लिए ओवर पोटेंशियल चाहिए होता है, येट सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल तो बहुत ही कम है और कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होता है। तो ओवर पोटेंशियल के बावजूद भी सोडियम के मुकाबले वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल एट कैथोड कम रहता है ना बेटा? क्योंकि सोडियम का तो रिडक्शन पोटेंशियल ही बहुत कम है। इस वजह से यहां प्रेफरेबली कौन आएगा? प्रेफरेबली H पॉजिटिव आएगा। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेंगे और H बनेंगे, H और H आपस में जुड़ेंगे, ठीक है जी, और हमें H2 यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे। तो कैथोड का नेट रिएक्शन होता है H, ठीक, 2H पॉजिटिव टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस हाइड्रोजन। तो बेटा हमारे पास एनोड पे क्या क्या बना? एनोड पे बना एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, एल्कीन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और कैथोड पे क्या बना? हाइड्रोजन। सॉल्यूशन में क्या रह गया? सॉल्यूशन में Na रह गया, OH रह गया, NaOH। Therefore pH of solution goes on increasing. pH of solution goes on increasing. सॉल्यूशन की pH बढ़ती चले जाएगी। बोलो बच्चे, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो। जैसे अगर मान लो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, प्रोडक्ट देखिए कैसे निकालना, ठीक। अगर मान लो मेरे पास दिया CH3COONA सोडियम एसीटेट और बोला कॉल्व इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बताओ, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। इसको निकालने के बाद इसकी पेयरिंग करनी है। इसकी क्या करनी है? पेयरिंग, डायमराइजेशन। क्योंकि यहां देखो 2 जुड़ते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे CH3 यानी हम इसको ऐसे 2 करके लिख के और फटाफट से प्रोडक्ट बना देते हैं CH3 ये पार्ट निकाल देते हैं। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड NaOH वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, हाइड्रोजन इज गिवन एटसेट्रा। मान लो बोला सोडियम प्रोप्योनेट, ठीक, इसकी कार्बोक्स आपको इलेक्ट्रोलिसिस बोला है। तो क्या करोगे तुम लोग? यहां 2 लिखोगे, यहां से इसको तोड़ोगे और ये 2 आपस में जोड़ोगे, प्रोडक्ट बना दोगे CH3CH2CH2CH3, ऐसे ब्यूटेन बन जाएगा। बोलो इज इट क्लियर? ओके, दिस रिएक्शन मूव्स थ्रू फ्री रेडिकल। यहां फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होनी है। तो बेटे जैसे डीकार्बोक्सिलेशन की ईज हमने
सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन देखा, विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी रिलीजिंग ग्रुप से बढ़ती है, यहाँ रिएक्टिविटी उल्टी रहेगी, रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे रिएक्टिविटी ज्यादा करेंगे। बोलो क्लियर? ओके। पर यहाँ पे अगर मान लो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये केवल एल्केन ही नहीं, मान लो मेरे पास है सोडियम सक्सिनेट, सोडियम सक्सिनेट क्या हो गया? सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट, ठीक, एंड दिस इज सोडियम सक्सिनेट, सोडियम सक्सिनेट। तो भाई इसको हम यहां से बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? फ्री रेडिकल बनेगा CH2। अब दो चीजें हो सकती है, या तो बेटा ये इसी तरह के फ्री रेडिकल के साथ डायमराइज करे, जैसे कि यहां वाला बॉन्ड यहां, यहां वाला यहां, और साइक्लोब्यूटेन बना दे। वन पॉसिबिलिटी इज दिस। अनदर पॉसिबिलिटी है आपस में ही ज्वाइन करे और एल्कीन बना दे, ठीक, बट ऑब्वियसली दिस इज मेजर, क्योंकि यहां पे हाई एंगल स्ट्रेन होगा, हाई एंगल स्ट्रेन। आपको पता है कि भैया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो 109.8 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री तो एंगल का स्ट्रेन आएगा, तो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन इस साइड कम जाएगा, इसी साइड ज्यादा जाएगा, तो एल्कीन, यानी अगर सोडियम सक्सिनेट लेते हैं तो इथाइलिन बनता है। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर और नॉट? अगला देखो, अगर मान लो मेरे पास सोडियम मैलिएट या सोडियम फ्यूमारेट हो, सोडियम मैलिएट या सोडियम फ्यूमारेट हो, ये सोडियम मैलिएट या सोडियम फ्यूमारेट दोनों एक ही बात होती है, आपको मालूम है, ये एक दूसरे के सिस एंड ट्रांस है। सोडियम मैलिएट सिस फॉर्म होती है, और सोडियम फ्यूमारेट ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। हमें यहां से इसको निकालना है और हमें इसका फ्री रेडिकल बनाना है CH2 और CH डबल बॉन्ड CH, ये फ्री रेडिकल बनाना है। अब इसमें या तो CH डबल बॉन्ड CH के साथ इसको यहां से जोड़ देंगे, इसको यहां, इसको यहां, तो ये बनना चाहिए, और यहां ये आपस में जुड़ के एल्काइन बनना चाहिए। बट क्योंकि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये रिएक्शन यहां नहीं जाता, इससे भी हमें सिर्फ एसिटिलीन ही बनती है। बोलो प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां समझ में आया, अगर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो एल्केन्स बनते हैं, सोडियम सक्सिनेट हो तो एल्कीन सिर्फ इथीन बनता है, अगर मैलिएट हो या फ्यूमारेट हो तो एल्काइन बनता है। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? वेरी नाइस। अब थोड़ा सा और चीजें भी समझाता हूं मैं आपको। ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए एक स्पेशल चीज तो मैं बता रहा हूं, ठीक, जल्दी नोट कर लो। ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए एक स्पेशल चीज तो मैं बता देता हूं बेटे।
is a rule called as Blank's rule. डाइकार्बोक्सिलेशन में, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम एक रूल यूज किया करते हैं जिसको हम ब्लैंक्स रूल कहते हैं। मैं उसका थोड़ा शॉर्टकट सा तुम्हें करवा रहा हूं। ब्लैंक्स रूल, बेटा ब्लैंक्स रूल क्या कहता है? अगर दो कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में कोई कार्बन ना हो या एक कार्बन हो, इफ 0 or 1 carbon between 2 COOH groups ऐसा हो, तो जब डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो हीटिंग से रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के बाकी एसिड बना लीजिएगा। जैसे अगर मान लो ऑक्सैलिक एसिड है, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। क्या इन दो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के बीच में क्या कोई कार्बन है? नहीं है। तो यहां से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है एंड प्रोडक्ट बना देना HCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड के बनाओ। या फिर मेलोनिक एसिड हो, ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया। इसी तरह मान लो मेलोनिक एसिड हो, CH2COOH, COOH, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो यहां से हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है और हमारे पास बन जाना है CH3COOH। Minded, this is for soda lime decarboxylation, not for electrolysis. ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस का नहीं है, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन की बात है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इफ 2 or 3 carbons between COOH group, then remove only water, और एनहाइड्राइड बनाना होता है। जैसे अगर मान लो CH2 CH2 COOH COOH, ये सक्सेनिक एसिड है। आप देख रहे हैं यहां पे दो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में दो कार्बन है। मैंने कहा दो कार्बन होते हैं तो आप सिंपली वाटर निकालें, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन हीटिंग नॉट सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, हीट करने पर यहां C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड बन जाएगा। जैसे मान लो CH2 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 COOH COOH है, तो हमने यहां से क्या निकाला बाहर बेटे? वाटर, एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH2 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 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ऐसा एनहाइड्राइड बनेगा बेटे। क्लियर? बट इफ 4, 5, 6 एटसेट्रा कार्बन्स बिटवीन, यानी 3 से ज्यादा कार्बन हुए बिटवीन COOH ग्रुप, then on heating remove carbon dioxide and water both and form cyclic ketones। जैसे बेटे एक होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड 6 कार्बन का एसिड है जिसमें 4 हमारे पास कार्बन बिटवीन द 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है। 6 कार्बन का एसिड है, एडिपिक एसिड बोलते हैं इसको। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, यहां से वाटर भी निकलेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2 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 C डबल बॉन्ड O, साइक्लिक कीटोन बन जाएगा। तो ब्लैंक्स रूल का शॉर्टकट तुम्हें समझाया मैंने कि अगर हमारे पास 0 और 1 कार्बन हो
तो हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के बीच में अगर 2 या 3 कार्बन हो तो हीट करके वाटर निकालना, एनहाइड्राइड बना देना, एनहाइड्राइड बना देना। और अगर 3 से ज्यादा हो तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालना और वाटर भी निकालना, साइक्लिक कीटोन बना देना। तो ये ब्लैंक्स रूल और इस पे क्वेश्चन आया था बेटा डीपी कैसे। बोलो, इज इट क्लियर? तो आज की कहानी हम यहीं खत्म करते हैं, अगली बार चैप्टर फिनिश कर दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ्स को बताना है और जो आपकी प्रेपरेशन ऑलरेडी डन है, ठीक, उसको सिर्फ रिवाइज ही करना है। 2 मिनट की बात होगी, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ पे हम बात करेंगे, अगली बार ये खत्म कर देंगे। थैंक्स लॉट।